लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नेट हाउस में खेती करें, कमाए खूब फायदा। किसान बकरी पालन व्यवसाय अपनाए, अधिक लाभ कमाए। बढ़ती आबादी के कारण खेती पर लगातार बढ़ते दबाव से खेती का एरिया कम हो रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी को भोजन के लिए उत्पादन भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब कम एरिया में अधिक उत्पादन कैसे मिलेगा, इसके लिए कृषि में नई नई तकनीकें आ रही हैं, जिसमें संरक्षित खेती में बढ़ चढ़कर किसान आ रहे हैं और अधिक उपज और मुनाफा कमा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज नेट हाउस में खेती की तकनीक पर पूरी जानकारी लेंगे संरक्षित खेती के एक्सपर्ट रविंद्र कुमार से। संरक्षित खेती में पॉली ग्रीन हाउस, नेट हाउस और लो टनल हाउस तकनीकें आती हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करते हैं। इसमें आप मौसम के विपरीत फसलें उगा सकते हैं। इसमें कीट बीमारियों की समस्या कम आती है और उपज खुले खेत की तुलना में 6 से 7 गुना अधिक होती है। नेट हाउस की अगर बात करें तो इसमें वायरस रोग की मार से फसलों को बचाने और तापमान मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। इसमें नर्सरी के अलावा सब्जियों, फूलों और कुछ फल वाली फसलों को उगा सकते हैं। इस नेट हाउस के अंदर जैसे शिमला मिर्च होगी, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ब्रोकली होगी और स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर होती है। अगर आप नेट हाउस लगवाना चाहते हैं तो कई जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके निर्माण पर अधिक खर्च आता है। ऐसे किसी तरह की कमी या तकनीकी जानकारी का अभाव काफी रिस्की साबित हो सकता है। सबसे पहले कि जैसा है हम खेत की जुताई करते हैं, उसको खेत की हम लेवलिंग करते हैं। खेत की लेवलिंग करने के बाद में हमें क्या करना होता है, उसकी खेत की लेवलिंग कर दी, उसका स्लोप बोलते हैं हम। एक साइड से हमें 3 इंच मिट्टी उठा के दूसरी साइड करनी होती है। दूसरी साइड का स्लोप हमारा 6 इंच का हो जाता है, जिससे कि पानी का ढलाव हो जाता है एक साइड में। उससे क्या होता है कि फसल के जो पानी है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, बरसात हो जाती है वो, उससे फसल का नुकसान ना हो। उसके बाद में हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद में जो हमारी मार्किंग होती है कि भाई कॉलम से कॉलम की दूरी 6 से 4 मीटर की होती है। उसके बाद में हमें उसमें होल मारने होते हैं। उस होल की गहराई 90 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई ऊपर की जो गोलाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। होल मारने के बाद में हमने फाउंडेशन तैयार कर दी जाती है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद में हम उसके पास में अपना ढांचा बिछा के, ढांचे बिछाने के बाद में उसको ढांचे को हम खड़ा कर देते हैं। ढांचा खड़ा करने के बाद में हम उसमें जो अपना इंसर्ट नेट होता है टॉप लेवल
लेवल पे हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, साइडों में हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, और जो उसके कर्टन के लिए है, छांव के लिए, हम उसमें शेड नेट लगाते हैं जो 50% होता है और 110 GSM के आसपास का होता है। मैं किसान भाई से सदा कहूँगा कि आप हमेशा इंसर्ट नेट का यूज करें। जो अल्ट्रावाइज किरणें हैं वो हमें यूज करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद बेड तैयारी की जाती है। बेड का निर्माण फसल सिलेक्शन के आधार पर करते हैं। यहाँ आपको कुछ फसलें जैसे खीरा, शिमला मिर्च, मिर्च इत्यादि फसलों के लिए बेड निर्माण के बारे में बता रहे हैं। बेड में हम वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जिससे कि हमें रासायनिक खादों का यूज नहीं करना पड़ता। उसके बाद में बेड बनाने की जो दूरी है वो हमारी 90 सेंटीमीटर, जो उसका पात है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि बेड छोटा बना लेते हैं, कि सोचते हैं कि हमने क्या करा, जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा पैदावार आएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उससे बल्कि हमारी पैदावार घट जाती है। और जो हमारे बेड की डायरेक्शन है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ, हम जैसे हमारे 6 मीटर के कॉलम में हमारे बेड बनने होते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस पे के ऊपर हम ड्रिप बिछाते देते हैं। ड्रिप बिछाने के बाद में हम उसके ऊपर मल्चिंग डाल देते हैं। मल्चिंग डालने के बाद में हम उसमें सीड लगा देते हैं, और सीड के बाद में हम अपना जो भी है उसकी देखरेख चालू कर देते हैं। नेट हाउस या पॉली हाउस में सिंचाई के लिए ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। कुछ एरिया में गर्मी के मौसम में बोर से पानी आने में बहुत मुश्किलें आती हैं। ऐसे एरिया में पानी स्टोर करने के लिए टैंक का निर्माण किया जा सकता है। जब पानी की समस्या हो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसा कि आप पीछे देखेंगे उसमें वो टैंक तैयार हुआ। टैंक पे हमारी क्या होता है कि हेड यूनिट लगा दी जाती है, जिससे कि पानी को हम क्या होता है खेत में हमें अपने जितना पानी भेजना होता है, अगर पीछे से हमारा 100 लीटर पानी आ रहा है और हमें आगे कितना भेजना है, 50 लीटर पानी भेजना है, तो हम उस पानी को बाईपास कर देते हैं, आगे उतना ही जाता है। हम इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है, एक पौधे को मिनिमम से मिनिमम एक दिन की रिक्वायरमेंट 1 लीटर पानी की होती है। ये अगर हम सुबह शाम इसको पानी को से इरिगेशन करेगा, वही हमारे लिए अच्छे बेनिफिट की बात होगी। जो हमारा आगे फिल्टर लगता है वो सबसे पहले हमारा गलेवर फिल्टर लगता है, उसके बाद में डिश फिल्टर लगता है, वो पानी को छान के आगे भेज देता है। और क्या होता है कि जो कई तरह की ड्रिप आती है, पीसी आ गई, नॉन पीसी आ गई, मैं किसान भाई से कहूँगा कि हमेशा पीसी ड्रिप लगाए। पीसी ड्रिप का मतलब होता है एक पौधे से लेके लास्ट पौधे तक का भी उतना ही पानी मिलता है, उतना ही खाद मिलता है। अब आ जाओ इसका कि जो शेड नेट है हमारा, जो ये शेड नेट है हम इसको छांव के लिए करते हैं। अगर ज़्यादा धूप आपको दिख रही है पौधे के ऊपर तो इसको कर दो। इसको क्या करना है, हमें सवेरे के टाइम हमें इसको क्या है कि इसके ऊपर छांव कर देनी है, और शाम को इसको अपना खोल देना, इकट्ठा कर देना है। किसान भाइयों, आप अगर नेट हाउस में खेती का मन बना रहे हैं तो कम एरिया से इसकी शुरुआत करिए, क्योंकि इस पर अनुदान तो है ही, इसके बावजूद भी किसान पर अधिक खर्च आता है। इसलिए इसमें खेती करने से पहले तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव जरूरी है। मैं कहूँगा जो सबसे अपना स्मॉल किसान है, जिसके पास में आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, वो थोड़े से पैसे के लालच में ना जाए। सबसे पहले आप किसी से लगवाते हैं उससे पहले बूझे कि पाइप की थिकनेस कितनी है, आप मेरे पास में कौन सा वो लगा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया आपको सभी किसान भाइयों की आप हमेशा इंसर्ट नेट यूज करो। जो ऊपर है आपका साइड में इंसर्ट नेट होना चाहिए, टॉप में इंसर्ट नेट होना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिट है। आपकी यील्ड में भी अल्ट्रावाइज किरणें प्रॉपर उससे होती है। जो एक नेट हाउस के अंदर मैं काफ़ी बार देखा है कि कुछ किसान भाई उसमें हमेशा आ रहे हैं। अगर आपके पास में कोई लेडीज आई है, जेंट्स आई है, सबसे पहले आप उसके जो कपड़े वगैरह में झाड़ लेने चाहिए कि उसके ऊपर पता नहीं किस तरह का इंसर्ट नेट बैठा है, वो दूर से चल के आया। अगर किसी किसान भाई के पास में 1 से अधिक 2 नेट हाउस है तो एक नेट हाउस में जाने से पहले 2 मिनट बाहर रुकिए, उसके बाद में अंदर एंट्री करिए। आप जितनी स्वच्छता के साथ में, जितनी सफाई के साथ में आप अपनी पैदावार को नेट हाउस का ध्यान रखेंगे, आपको अधिक उतना ही उत्पादन अच्छा होगा। और सबसे पहले बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खेत का पानी स्वयं जांच कराओ। अगर आपके खेत का पानी अच्छा है तो आप वहां पर उसी तरह की अपनी जो सब्जी है वो लगानी चाहिए। अब जैसा खीरा हो गया, खीरे के लिए हमने 0.5 से लेकर 0.9 तक का इसी चाहिए, उसके लिए शिमला मिर्च तक का भी यही चाहिए, और जो टमाटर है टमाटर तक के लिए हमें इसी उसका ज़्यादा होता है, जिससे पानी के अंदर खारापन
ज़्यादा होगा वहाँ पर वैसी सब्जी जैसे टमाटर हो गया, मिर्च होगी, उधर इन तरह की सब्जी ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें विशेष ध्यान देने योग्य होती है। हम 1 एकड़ के अंदर मिनिमम से मिनिमम 7 एकड़ तक की पैदावार लेते हैं और हमारा जो टोटल पर ईयर का खर्चा काट के है 7 से 8 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट है। और इसके अंदर जो हमारे किसान भाई है उनको गांव के अगर एक किसान ने एक नेट हाउस लगाया उसमें गांव के 4 व्यक्तियों को और रोजगार प्राप्त होता है। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और इस लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे किस प्रकार से करें बकरी पालन व्यवसाय, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत शर्मा। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में बकरी पालन के बारे में। बकरी को प्राय गरीब की गाय के रूप में कहा जाता है। बकरी एक बहुउपयोगी और सीधा साधा पशु है जो अपने छोटे कद, हर तरह की जलवायु में रहने की आसान आदतों के कारण आज सभी का चहेता पशु है। बकरी पालक बकरियों का उचित रखरखाव, प्रजनन व्यवस्था, संतुलित पोषण और बीमारियों एवं परजीवियों से रक्षा करके आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अधिकांश घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बकरी पालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही यह व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। प्रमुख जो बातें हैं वो ध्यान रखने वाली है। हमें नस्ल के बारे में हम बात करें, हमारे देश में बकरी की 23 देसी व 5 विदेशी नस्लें पाई जाती है। राजस्थान में मुख्य रूप से सिरोही, मारवाड़ी एवं जखराना नस्ल की बकरियां पाई जाती है। सिरोही नस्ल की बकरी सबसे उपयुक्त है। यह नस्ल मुख्यतः मांस एवं दूध के लिए पाली जाती है। इस नस्ल में पशु का आकार मध्यम एवं शरीर गठीला होता है। इसके शरीर का रंग हल्का एवं गहरा भूरा व शरीर पर गहरे या हल्के भूरे रंग के धब्बे होते हैं। कुछ पशुओं में गले के नीचे अंगुली जैसी 2 गुल्लरें जो मांसल भाग है एवं मुंह में जबड़े के नीचे की तरफ दाढ़ूनुमा बाल पाए जाते हैं जो इसकी विशेष पहचान है। कान चपटे, नीचे की तरफ लटके हुए, लंबे एवं पत्तीनुमा तथा पूंछ छोटी एवं ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। प्रजनन योग्य नर का भार 40 से 50 किलोग्राम एवं मादा का भार 23 से 27 किलोग्राम होता है। इनका औसत दुग्ध उत्पादन 75 किलोग्राम जो 115 दिनों में होता है। बकरियां प्राय एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। सिरोही नस्ल की ये विशेष बात है। मारवाड़ी नस्ल ये मध्यम आकार की काले रंग की बकरी है। इनका शरीर लंबा, मोटे बालों से ढका, कान चपटे, मध्यम आकार व नीचे की ओर लटके होते हैं। नर का औसत शारीरिक भार 30 से 35 किलोग्राम व मादा का भार 25 से 30 किलोग्राम होता है। इनके शरीर से वर्ष में औसतन 200 ग्राम बाल प्राप्त होते हैं जो नमदा बनाने में काम में लिया जाता है। इनका औसत दुग्ध उत्पादन 92 किलोग्राम 115 दिन में होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं सूखा सहन करने की क्षमता अन्य बकरियों की अपेक्षा इनमें अधिक होती है। जखराना ये आकार में बड़ी तथा काले रंग की होती है तथा मुंह व कानों पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इनका दुग्ध उत्पादन 122 किलोग्राम होता है तथा वर्ष भर में छेनों का
औसत शारीरिक भार 25 से 30 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। वयस्क नर का भार औसतन 55 किलोग्राम तथा मादा का भार 45 किलोग्राम होता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी का शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बेहद अनिवार्य है। बकरी के आवास के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके और यह जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो। वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवा अच्छी प्रकार से मिल सके। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। आवास व्यवस्था की हम बात करें तो बकरी आवास हेतु जगह समतल होनी चाहिए तथा उपयुक्त दिशा उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। बकरी आवास हेतु अर्ध खुले बाड़े अति उत्तम पाए गए हैं, क्योंकि इनमें कुछ स्थान ऊपर से ढका होने के कारण पशु अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिकूल मौसम में अपना बचाव कर सकते हैं। बकरी आवास में पानी की खैली का आकार 10 फीट लंबा व 9 इंच गहरा व 9 इंच चौड़ा होना चाहिए। नर बकरे बच्चे एवं बकरे हेतु अलग अलग आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। आहार व्यवस्था की हम बात करें तो बकरी एक ऐसा पशु है जिसमें चारा दाना को दूध, मांस एवं बालों के रूप में परिवर्तित करने की अच्छी क्षमता होती है। बकरी लगभग सभी प्रकार की वनस्पति खा लेती है। बकरियों में रेशेदार चारे को पचाने की अधिक क्षमता होती है। बेर, नीम, खेजड़ी, बबूल, आड़ू, जंगल जलेबी, औरंजा, आम, जामुन, गुल्लर आदि वृक्षों की पत्तियां बकरियों के लिए सबसे उपयुक्त चारे का स्रोत है। बकरियां रिजका, बरसीम तथा हाथी घास को भी बड़े चाव से खाती है। बकरियों को शारीरिक भार हेतु 3.5% शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। बकरियों को उत्पादन क्षमता एवं शारीरिक वृद्धि के लिए शुष्क पदार्थों के अतिरिक्त दाना मिश्रण भी दिया जाना आवश्यक है। छोटे मेमनों को 100 से 200 ग्राम, दूध देने वाली बकरियों को 400 से 500 ग्राम, ग्याबिन व सूखी बकरियों को 300 से 400 ग्राम तथा बीजू बकरे को 500 से 700 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन आहार के साथ दिया जाना चाहिए। बकरियों में प्रजनन सामान्यतः बकरियां 8 से 12 माह की वृद्धि में गर्मी में आने लगती है, लेकिन अच्छे दूध उत्पादन व शारीरिक भार में वृद्धि के लिए बकरियों को 15 से 18 माह में गर्भित कराना चाहिए तथा इस आयु तक बकरी का वजन 2225 किलो हो जाना चाहिए। बसंत ऋतु प्रजनन हेतु अधिक उपयुक्त मानी गई है। अच्छे परिणाम के लिए 1.5 से 2 वर्ष का बकरा प्रजनन हेतु उपयोग में लेना चाहिए। 25 से 30 बकरियों हेतु एक बीजू बकरा रेवड़ में रखना उपयुक्त रहता है। स्वास्थ्य संबंधी देखभाल अन्य जानवरों की तुलना में बकरी कम बीमार होती है, लेकिन अधिक लाभ के लिए बकरी की नियमित देखभाल करना आवश्यक है। बकरियों को 2 वर्ष में 3 बार कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से मई जून में प्रथम खुराक तथा सितंबर अक्टूबर में दूसरी खुराक तथा फरवरी मार्च में तीसरी खुराक पिलानी चाहिए। बकरियों में नियमित टीकाकरण से संक्रामक रोगों में होने वाली बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। नज़दीकी पशु जो चिकित्सक है उससे हमें टीकाकरण अवश्य करना चाहिए। अतः किसान भाइयों, उपयुक्त बातों पर बकरी पालक ध्यान देकर सफल बकरी पालन एवं प्रबंधन करके निश्चित रूप से बकरियों से अधिक आय प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सोनेरा, जिला भरतपुर के कृषक भालचंद ने
आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भालचंद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान बंधु, पहले तो ये समझा जाए कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट वर्म से तैयार होता है। वर्म को खाने के लिए जब हम लोग कार्बनिक पदार्थ या जो घर का कचरा है, जैसे सब्जी का जो हम लोग फेंक देते हैं छिलका वगैरह, या और जो भी कार्बनिक पदार्थ है, उसको वो खाकर मल के रूप में जो तैयार होता है, उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट करते हैं। और जहाँ तक ये बनाने की बात है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार कैसे किया जाता है, इसका तैयार होने की कई विधियाँ हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केंचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3-4 प्रजातियां जो उन्नत प्रजातियां हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, वो यूडिलस यूजेनी, डस्टी वायरस और एसिना फटीरा नाम की प्रजातियां हैं, जो उन्नत प्रजातियां मानी जाती है वर्मी कंपोस्ट के लिए। जो भी आपका ऑर्गेनिक पदार्थ उसको एक ढेर के रूप में रख दीजिए, लेकिन छाया जगह हो और हवा का आना जाना हो, वहाँ पर ढेर के रूप में उसको रख दीजिए और बीच में कहीं भी आप वर्म को रख दीजिए। वो खाएगा और जब खाना उनका खत्म हो जाएगा वर्मी को, तो वो उसकी तलाश में निकटवर्ती जो ढेर लगाए हैं उसमें वो चला जाता है। सड़ने के लिए रखे गए कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में पानी छिड़ककर ढेर को छोड़ दिया जाता है। इसके 15 से 20 दिन बाद कचरा अधगले रूप में आ जाता है। ऐसा कचरा केंचुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना गया है। इसी तरह से वो आप बना सकते हैं। या फिर गड्ढा है, गड्ढा में 6 फीट 3 फीट और 2.5 फीट का गड्ढा भी तैयार करके किराए वो अपनी, या फिर आजकल प्लास्टिक का भी होता है, प्लास्टिक का भी मेड़ के रूप में प्रयोग करके भी बहुत प्रचलित है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होने की बात है, वो करीबन 1 महीना के आसपास में वो तैयार हो जाता है। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं, तब केंचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। कंपोस्ट जब हमारा तैयार हो जाता है तो भुरभुरा की तरह हाथ में उठाने पर भुरभुरा की तरह नहीं जस्ट लगेगा कि आपको चाय पत्ती, अगर हम जिस तरह से चाय पत्ती उठाते हैं हाथ में लेकर के, भुरभुरा टाइप का होता है, वो आसानी से फ्राइबल होता है जिसको बोलते हैं। उसी ढंग से वर्मी कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है तो वो भुरभुरा दिखता है चाय पत्ती कलर की तरह। उसमें एक अनोखा चमक भी दिखता है। जैसे गोबर डालेंगे तो वो उसका कुछ कलर और हो जाएगा, लेकिन जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसमें अलग टाइप की चमक भी दिखती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।